प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, नमस्कार। मोहन हिंदी वाटिका में आपका स्वागत है। आज हम आपके समक्ष व्यंजनों का वर्गीकरण का विस्तार लेके उपस्थित हुआ हूँ। पिछली क्लासेस में मैंने देखा कि जो व्यंजनों का वर्गीकरण था उसका मैं एक डायग्राम बनाया था। उसी क्रम में मैं आज देखूँगा उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो व्यंजनों का वर्गीकरण उच्चारण स्थान यानी मुखांग, जो हमारे मुख हैं उसके विभिन्न अंगों के द्वारा जो उच्चरित होती हैं ध्वनियाँ, उसका अध्ययन करेंगे। जैसे कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, दंतोष्ठ, इनका उच्चारण स्थान क्या है, आज हम इसको देखते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर नंबर 1 है कंठ व्यंजन। कंठ व्यंजन में आपका क, ख, ग, घ, इंगा अर्थात हा, यानी का वर्ग प्लस हा। इसमें आप क्या बोलेंगे, का वर्ग के अंतर्गत क्या आते हैं, का, खा, गा, घा, इंगा और हा। तो आप इसको याद कर सकते हैं, का वर्ग प्लस हा, ये उच्चरित होती हैं आपके कंठ से। उसके बाद तालव्य व्यंजन क्या होते हैं, चे, चा, छ, ज, झ, या और या और तालव्य सा, यानी चा वर्ग प्लस या और तालव्य सा। फिर मूर्धन व्यंजन होता है ट, ठ, ड, ढ, अण, रा और मूर्धा सा। आप कह सकते हैं टा वर्ग प्लस रा और मूर्धा सा। दंत व्यंजन के अंतर्गत आता है ता, था, दा, धा, ना और ला, सा, यानी ता वर्ग प्लस ला और सा। इस तरह से आप देखते हैं कि दंत का उच्चारण कहाँ से होता है, कौन कौन से वर्ड होते हैं, ता, था, दा, धा, ना, ला और सा। कह सकते हैं आप ता वर्ग प्लस ला और सा। उसके बाद ओष्ठ व्यंजन, जो हमारे ओष्ठों से उच्चरित होते हैं, पा, फा, बा, भा, मा, ये आपके कितने हैं, 5। और नासिक व्यंजन जो आपकी नासिक यानी नासिका के द्वारा उच्चरित होते हैं, एंगा, या, अड़ा, ना, मा, यानी आपका ये पंचम अक्षर जो है एंगा, या, अड़ा, ना, मा, ये आपके किससे उच्चरित होते हैं, नासिक से। दंतोष्ठ, जो दांत और ओष्ठ के सारे उच्चरित होते हैं, वो एक मात्र वर्ण है वा। अब हम देखते हैं कि जो नासिक हैं इसको बोलते हैं द्विस्थानीय व्यंजन, यानी इनका उच्चारण स्थान जो होता है 2 स्थानों से होता है। जैसे इंगा है, इसका उच्चारण कहाँ से होगा, आपका कंठ प्लस नासिक। इंगा किसके अंतर्गत आता है, कावर के अंतर्गत, का, खा, गा, घा, इंगा, तो ये कंठ प्लस नासिक हो जाएगा। इसको बोलेंगे आप कंठ नासिक, यानी द्विस्थानीय व्यंजन इसको बोलते हैं। यानी इसका जो उच्चारण स्थान है 2 है, यानी कंठ से भी है और नासिक से भी है। उसके बाद यहाँ भी होगा, क्या होगा, तालव्य, क्योंकि यहाँ किस में होगा, तालव्य में आता है चा, छा, जा, झा, यहाँ होता है लास्ट का 5वां है पंचम वर्ण। तो आपको क्या बोलेंगे, इसके तालव्य प्लस नासिक, यानी तालव्य नासिक के। उसके बाद आपका अड़ा होगा मूर्धा से, मूर्धन में आता है 5वां वर्ण ना है प्लस नासिक, तो इसको बोलेंगे आप मूर्धन नासिक के। उसके बाद आपका ना है, ना किससे उच्चरित होता है, दंत में आता है, दंत का आपका कौन सा वर्ग है, लास्ट, यानी 5वां अक्षर है ना। इसमें क्या हो जाएगा, दंत प्लस नासिक, यानी दंत नासिक किसको बोलेंगे। इसका भी उच्चारण स्थान क्या है, 2 जगह से हो रहा है, दंत और नासिक से। फिर माँ भी होगा आपका ओष्ठ प्लस नासिक, इसको बोलेंगे ओष्ठ नासिक, इसी को कहते हैं द्विस्थानीय व्यंजन। ये तो रहा आपका उच्चारण स्थान के आधार पर। अब दूसरा वर्गीकरण हम देखते हैं प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण हम देखते हैं, उसमें क्या होता है, व्यंजनों का वर्गीकरण प्राणत्व के आधार पर, उसमें होता अल्प प्राण और महाप्राण। प्राण मतलब वायु ध्वनियाँ, सांसें, जो हमारी सांसें हैं वो प्राण कहलाती हैं। यानी हमारे मुख से जो वायु कितनी मात्रा में निकलती है, अल्प मात्रा में निकलती है, कम मात्रा में कि अधिक मात्रा में, उसी के आधार पर हम इसका वर्गीकरण करेंगे। तो ये आपका हो गया, इसको मैं लिखा रहने देता हूँ, ये आपका ये बा, फा, बा, भा, मा। अब इसमें आपका हम देखते हैं प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो प्राणत्व के आधार पर कितने हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल दें, प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण। इसके कितने वर्गीकरण हो जाएंगे, यहाँ पे 2 हो जाएंगे। इसके कितने हैं, 2 भेद हैं। इसके कितने भेद हैं, 2 भेद हैं। 2 भेद हो गए। इसमें आपका पहला हो जाएगा अल्प प्राण, इसमें क्या हो जाएगा आपका अल्प प्राण। अल्प प्राण के अंतर्गत क्या होगा, जिनके उच्चारण में श्वास की कम मात्रा लगती है। इसकी परिभाषा अगर हम देंगे, जिसके उच्चारण में
श्वास की कम मात्रा लगती है, श्वास की कम मात्रा लगती है, मात्रा लगती है, इसको क्या हम बोलते हैं, अल्प प्राण। यानी श्वास, हमारी प्राण वायु जो होती है, श्वास होती है, तो उसमें उच्चारण स्थान, उसका जो श्वास लेने का मात्रा होती है कम या अधिक, उसके आधार पर इसको क्या बोलते हैं हम, अल्प प्राण। जिनके उच्चारण में श्वास की कम मात्रा लगती है उसे क्या बोलते हैं, अल्प प्राण। तो इसमें क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग मतलब एका वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, तो इसी को हम देखते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा एवं पंचम वर्ण, यहाँ पे लिख देंगे हम। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पंचम वर्ण, यानी पांचवा वर्ण। और इसी के साथ साथ इसमें प्लस जोड़ देते हैं, प्लस इसी के साथ साथ क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन। इसी में क्या आता है आपका, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं आपके, या, रा, ला, वा, ये होता है। और इसमें एक अनुस्वार होता है, एक इसमें क्या होता है, अनुस्वार होता है, वो भी उसी के अंतर्गत आता है। इसमें एक अनुस्वार होता है, इसमें एक अनुस्वार होता है, ये बिंदी। तो इसको भी इसमें क्या करेंगे, अल्प प्राण के अंतर्गत काउंट करते हैं। अब इसमें देखते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला, तो पहला वर्ण आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर तीसरा ये हो जाएगा, पांचवा ये हो जाएगा। इसी तरह इसमें पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा, फिर इसमें भी हो जाएगा पहला, तीसरा, पांचवा। तो ये क्या कहलाते हैं आपके, पंचम, ये कहलाते हैं आपके अल्प प्राण। इसको हम देख लेते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ग क्या हो जाएगा आपका, का हो जाएगा, फिर तीसरा आपका हो जाएगा, गा हो जाएगा, फिर आपका पांचवा हो जाएगा, इंगा, ये हो गया। फिर इसमें आप देखेंगे चा, फिर तीसरा आपका हो जाएगा जा, फिर आपका हो जाएगा या। फिर इसमें देखेंगे पहला टा, तीसरा हो जाएगा टा के बाद आपका ड़ा, फिर उसके बाद आप देखेंगे ड़ा, फिर इसमें आप देखेंगे ता, फिर आपका हो जाएगा था छोड़ के, फिर दा हो जाएगा तीसरा, फिर आपका पांचवा हो जाएगा ना। उसके बाद इसमें देखेंगे पा, पा के बाद देखेंगे बा, बा के बाद आपका हो जाएगा माँ। तो ये कुल कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 रो है, इसमें 3 है, पांतियाँ 15, आपका ये हो गया। अब इसी में प्लस आप क्या जोड़ेंगे, आपका या, रा, लावा, इसी में क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा आपके अंतस्थ, कौन कौन से हो जाएंगे, या, रा, ला, वा, ये आपके 4 वर्ण, ये भी हो जाएंगे आपके अल्प प्राण में। और एक क्या हो जाएगा आपका, अनुस्वार हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक आपका अनुस्वार, अनुस्वार आपका क्या हो जाएगा, ये एक आपका अनुस्वार इसमें हो जाएगा। 15 4 19, 1 20। और अगर इसमें हम 11 जो स्वर होते हैं आपके, वो भी क्या होते हैं, 11 स्वर भी क्या होते हैं, ये आपके अल्प प्राण होते हैं। हम तो अध्ययन कर रहे हैं व्यंजन का अल्प प्राण, लेकिन यहाँ पे मैं दर्शा दे रहा हूँ कि जो कुल वर्णों की संख्या हो जाएगी आप 11 स्वर, तो यहाँ पे प्लस 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये टोटल कितनी हो जाएगा, 15 4 19, 1 20, और 11 कितना हो जाएगा 31। तो टोटल वर्ण कितने हो गए अल्प प्राण के, 31। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक वर्ग का जो आपका पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण प्लस अंतस्थ व्यंजन या, रा, लावा 4 ये हो जाएंगे, एक अनुस्वार हो जाएगा और 11 स्वर हो जाएंगे। तो इस तरह से ये क्या हो गया, अल्प प्राण। अब दूसरा देखते हैं, इसी में दूसरा भेद देखते हैं हम, महाप्राण। दूसरा हम देखते हैं महाप्राण। महाप्राण में क्या होता है, जिनका उच्चारण करते समय श्वास की मात्रा क्या होती है, अधिक लगती है, उसे क्या बोलते हैं हम, महाप्राण। इसके अंतर्गत देखते हैं हम महाप्राण। महाप्राण में क्या होता है, उच्चारण करते समय जिनके उच्चारण में श्वास की अधिक मात्रा लगती है, जिनके उच्चारण में श्वास
की अधिक मात्रा लगती है, श्वास की अधिक मात्रा लगती है, अधिक मात्रा लगती है या ज़्यादा अधिक मात्रा लगती है, उसको क्या बोलते हैं? महाप्राण। इसके अंतर्गत आते हैं प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, दूसरा चौथा वर्ण प्लस आपका आएगा ऊष्म व्यंजन, प्लस ऊष्म व्यंजन और प्लस आपका विसर्ग, प्लस आपका क्या आएगा? विसर्ग। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण और ऊष्म व्यंजन और विसर्ग, तो ये जो है आपके क्या कहलाते हैं? महाप्राण। अब इसमें अब देखते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं हम दूसरा वर्ण कौन सा हो जाएगा। इसमें दूसरा वर्ण देखते हैं कौन सा हो जाएगा? खा। दूसरा वर्ण क्या हो जाएगा? खा। और चौथा क्या हो जाएगा? घा। इसमें देखते हैं आपका क्या हो जाएगा? खा और घा। अगले क्रम में देखते हैं क्या हो जाएगा? छा और झा, छा और झा। इसमें दूसरा वर्ण क्या हो जाएगा? ढा और ठा हो जाएगा आपका, ठा और क्या हो जाएगा? ढा से ढक्कन। ठीक, उसके बाद था और धा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? था और धा हो जाएगा दूसरा। फिर क्या हो जाएगा? इसमें पा और पा छोड़ दीजिए, फा और भा। दूसरा चौथा, 1 2 3 4 क्या हो जाएगा? फा और भा, फा और भा। यानी इसका प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, दूसरा ये होगा, चौथा ए होगा, यानी खा, छा, ठा और था, पा, ये आपके हो जाएंगे दूसरे वर्ण। चौथे हो जाएंगे घा, या, झा, ढा, धा, मा, ये आपके क्या हो जाएंगे? आपके चौथे वर्ण। तो इसमें आपका कितने हो जाएगा? 1 2 3 4 5, कितने हो जाएगा? 5 दूनी 10 हो जाएगी। अब उसके बाद इसमें ऊष्म व्यंजन कितने हो जाएंगे? ऊष्म व्यंजन आपके 4 हो जाएंगे, सा, सा और एक आपका हो जाएगा हा। कितने हो गए संख्या में? +4 हो गए ये। इसके बाद आपका एक विसर्ग है, इसी में क्या आपका है? विसर्ग। विसर्ग के अंतर्गत आपका एक ये वर्ण हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो ये कितने हो जाएगा आपके? 10 4 14 1 15। तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी इसकी? 15। तो इस तरह से देखते हैं हम, जिनके उच्चारण में श्वास की अधिक मात्रा लगती है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा प्लस ऊष्म व्यंजन और विसर्ग, इनको सबको मिला करके क्या होता है? महाप्राण। अब अगला हम देखते हैं घोषत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। घोषत्व के आधार पे हम देखते हैं अघोष और सघोष, सघोष को भी घोष कहते हैं। इसके आधार पे हम देखते हैं क्या होता है। घोषत्व के आधार पर तीसरा जो होगा आपका, घोषत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। अब इसके भी क्या हो जाते हैं? 2 भेद। कितने हो जाते हैं? 2 भेद। एक हो जाएगा आपका आघोष, इसमें अगर हम देखते पहला हो जाएगा आघोष। आघोष के अंतर्गत क्या आता है? इसमें हम देखते हैं जिनका उच्चारण करते समय स्वन तंत्रियों में नाद जो है नहीं होता है, यानी कंपन नहीं होता है। जिनका उच्चारण करते स्वर तंत्रियों में नाद या कंपन नहीं होता है, नाद या कंपन नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं? आघोष। इसमें क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। इसमें हम लिख देंगे प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण, पहला एवं दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा
वर्ण। तो पहला दूसरा वर्ण, अब इसी में क्या हो जाएगा, और इसी के अंतर्गत क्या शामिल होता है, ऊष्म व्यंजन। इसी में क्या होता है, ऊष्म व्यंजन। ध्यान रहे ऊष्म व्यंजन में हा नहीं आता है। इसमें क्या हो जाएगा आपका तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंती सा, ये आते हैं। इसमें आपका हा नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, केवल ये 3 होते हैं, इसमें आपका हा शामिल नहीं है। यानी अघोष होता है जिनका उच्चारण करते समय स्वरतंत्रियों में नाद या कंपन नहीं होता है, और उसे क्या कहते हैं, अघोष। और प्रत्येक वर्ग का पहला एवं दूसरा वर्ण, पहला जैसे का और खा हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, पहला आपका का और खा हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, चा और छा हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा आपका टा और ठा हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, ता और था हो जाएगा, ता और था। फिर पा और फा, पा और फा। तो इस तरह से हम देखते हैं टोटल कितने हो गए, 10। ये टोटल 10 हो गए। अब प्लस इसी में कितने हो जाएंगे, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन से आपके आते हैं, ये 4 मैंने 3 लिखा था, ऊष्म व्यंजन 3 ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे। और आपका इसमें क्या हो जाएगा, प्लस 3 क्या हो गए आपके ऊष्म व्यंजन। ये कुल मिलके कितना हो गए, 13। कितना हो गए, 13। यानी अघोष कुल 13 होते हैं। आपका प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण ये हो गया। उसके बाद ऊष्म व्यंजन सा सा सा, बस इसमें हा नहीं रहता है, ये 3 हो गए। 10 + 3 यानी 13। अगर हम इसी संख्या को उल्टा कर दें, 3 1 कर दें, 31 क्या हो जाएगा, घोष हो जाएगा। उसको हम आगे देखते हैं। तो अघोष कितने हो गए, 13, और घोष कितने होंगे, 31। तो अब आगे देखते हैं, सघोष या घोष, सघोष या घोष। यानी इसका हम देखते हैं घोष या सघोष, उसी को बोलते हैं घोष, या इसी को कहते हैं साघोष। अब इसमें देखते हैं जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में, स्वर तंत्रियों में कंपन या नाद उत्पन्न होता है, कंपन या नाद उत्पन्न होता है, नाद उत्पन्न होता है। अब इसमें कौन कौन से आएंगे, अब ये क्या कहलाता है आपका, घोष या सघोष कहलाता है। इसके प्रत्येक वर्ग का, इसमें आएगा आपका प्रत्येक वर्ग का दूसरा तो उसमें हो गया था तीसरा, चौथा और पांचवा। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा एवं पांचवा वर्ण, ये क्या होता है, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण प्लस अंतस्थ व्यंजन। प्लस क्या होता है इसी में, प्लस अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और प्लस अंतस्थ व्यंजन ध्यान रखिएगा। और इसी में प्लस हा भी रहता है, एक अंतस्थ व्यंजन प्लस हा। तो अंतस्थ व्यंजन में क्या होगा आपका, अगर हम देखें तो या, रा, ला, वा, प्लस इसी में क्या है आपका, हा भी जुड़ा रहेगा। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे। अब इसमें कुल कितना हो जाएगा, अगर हम इसको देखें, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा एवं पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, क्या हो जाएगा, गा, कामा, घा, इंग्या, और फिर होगा छा, जा, सॉरी छा नहीं होगा, इसमें जा से शुरू होगा, तीसरा वर्ड है ना। 1 2 छोड़ दीजिए, इधर का हम मिटा ही देते हैं, इधर का मिटा देते हैं, आपको तीसरा, चौथा और पांचवा देखना है। ये आपका पूरा क्या हो जाएगा, इसी में जा, झा, या, उसके बाद क्या होगा, डा, ढा, अड़ा, डा, ढा, अड़ा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ता, था, दा, धा, ना, उसके बाद क्या हो जाएगा, बा, भा, मा, यानी तीसरा, चौथा एवं पांचवा वर्ण। और ये कितने हो जाएंगे, पांतियाई 15 प्लस ये कितने हो जाएंगे, 2 2 4 1 5 वर्ण ये हो जाएंगे, 15 5 20 प्लस अगर इसी में हम 11 क्या जोड़ दें, स्वर जोड़ दें, तो प्लस 11 क्या जोड़ दें, स्वर, तो कितने हो जाएंगे, ये आपका कितने हो जाएंगे, 15 5 20 10 30 1 31।
तो कुल क्या हो गया, अघोष की संख्या या सघोष, सघोष या घोष की संख्या कितनी हो जाएगी, 31। तो इस तरह से आपका ये पूरा हो गया। तो घोषत्व या घोषत्व के आधार पर व्यंजनों के 2 वर्गीकरण मैंने देखा, अघोष और सघोष। इस तरह से अब ये चैप्टर खत्म होता है। तो आपने देखा कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा एवं पांचवा वर्ण आपका क्या कहलाता है, घोष या सघोष। तो आज हम इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।